जवाब दो मुझे। मैं हर रात तुम्हारे साथ गुजारूंगा। कसम है तुम्हें, जवाब दो मुझे। कहा किसी को दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अंधेरे में एक रक्षक, देवदूत या किसी दिव्य शक्ति को पुकार रही होती है। लेकिन उसकी इस पुकार का जवाब स्वर्ग से नहीं मिलता, बल्कि कोई और देता है। किसी अनदेखी ताकत के खिंचाव में एलन साये की तरह खड़ी होती है और तभी उसकी खिड़की से एक विशाल काली परछाई अंदर दाखिल होती है। वह उसके शरीर को जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में पकड़ी होती है। वह परछाई एक खौफनाक फरमान सुनाती है, तुम इंसानों के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा वजूद जिंदा लोगों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, क्या तुम वादा करती हो? वह कहती है कि मैं वादा करती हूँ। उसके बाद कुछ ही पलों में एलन को बेरहमी से बगीचे की मिट्टी पर फेंक दिया जाता है और एक बदसूरत लाश जैसा दिखने वाला पिशाच उसका गला घोंटने लगता है। वह ऐसे चीखती है जैसे किसी ने उसके दिल के पार खंजर घोंप दिया हो। सालों बीत जाते हैं लेकिन वह परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती। एलन हर बार इस खौफनाक दुःस्वप्न से हांफते हुए जागती है और उसे चैन सिर्फ अपने पति थॉमस हटर की बाहों में मिलता है। थॉमस एक एस्टेट एजेंट है जो दुनिया में छिपे इस असली अंधेरे से बिल्कुल अनजान है। उनका प्यार सच्चा है। आज का दिन उनके लिए सबसे खतरनाक दिन है। थॉमस विस्बर्ग की सड़कों से होते हुए नॉक एंड एसोसिएट्स एस्टेट एजेंट्स की पुरानी ईंटों वाली इमारत की तरफ भागता है जहां धूल से सने कागजात बिखरे पड़े हैं। हेयर नॉक, जो थॉमस का मालिक है, एक अमीर इंसान है। नॉक थॉमस को एक बड़े काम का ऑफर देता है। एक विदेशी काउंट जो एक प्राचीन और अजीब रईस खानदान से ताल्लुक रखता है, वो विस्बर्ग में एक हवेली खरीदना चाहता है। इसके लिए ग्रुनेवॉल्ड मैनर नाम के एक खंडहर को चुना गया है। लेकिन वह काउंट खुद यहाँ नहीं आएगा। थॉमस को खुद और घने जंगलों को पार करके ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा। जब नॉक मेज पर एक बड़ा नक्शा फैलाता है तो थॉमस की नजर लाल मोम की सील से सने कुछ अजीब कागजातों पर पड़ती है जिन पर एक रहस्यमयी निशान बना है। नॉक तुरंत उन्हें छिपा लेता है और थॉमस को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे वह ठुकरा नहीं पाता। अगर ये डील पक्की हो गई तो थॉमस को फर्म में पक्का पद मिल जाएगा। थॉमस उस रईस का नाम पूछता है। वह नाम है काउंट ओरलॉक। उसी शाम थॉमस एलन के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे फूलों का गुलदस्ता देता है और बताता है कि उसे अगली सुबह 6 हफ्ते के सफर पर निकलना होगा। एलन उन फूलों को देखती है और उसका दिल बैठ जाता है। वह धीरे से कहती है, तुमने इन खूबसूरत फूलों को क्यों मार डाला? और रो पड़ती है। वह उससे न जाने की भीख मांगती है और आखिरकार अपने उस डरावने सपने के बारे में बताती है। उसने देखा कि उनकी शादी का दिन था लेकिन चर्च की जगह वे एक घने काले बादलों के नीचे खड़े थे। जब वह वेदी के पास पहुंची तो थॉमस गायब था। उसकी जगह काले लिबास में खुद मौत खड़ी थी। उन्होंने कस्में खाई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सारे करीबी लोग मर चुके थे और उनकी लाशें बारिश में सड़ रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस सपने में मौत का हाथ थामकर वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। थॉमस कांप उठता है लेकिन वह इसे बचपन का वहम बताकर टाल देता है और वादा करता है कि इस सफर के बाद उनके पास अपना एक आलीशान घर होगा। एलन की हिफाजत के लिए थॉमस उसे अपने एक अमीर और भरोसेमंद दोस्त फ्रेडरिक हार्डिंग और उसकी पत्नी अन्ना के पास छोड़ देता है। उस रात हार्डिंग के घर का माहौल दोस्तों की हंसी मजाक से गुलजार था। सुबह होने से पहले एलन थॉमस की घड़ी की चेन में एक दिल के आकार का लॉकेट बांध देती है जिसमें उसके काले बाल रखे हैं और उससे हर दिन खत लिखने का वादा लेती है। थॉमस घोड़े पर सवार होकर धुंध भरे रास्ते पर निकल पड़ता है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ठीक उसी वक्त अपने अंधेरे दफ्तर में हेयर नॉक नग्न अवस्था में एक तांत्रिक चक्र के बीच घुटनों के बल बैठा है। अपनी ही खून से एक शैतानी समझौते पर दस्तखत कर रहा है। वह कहता है, जाल बिछ चुका है। थॉमस सीधे साक्षात काल के मुंह में जा रहा है। 2 हफ्ते बाद मौसम और भी ठंडा और बेरहम हो जाता है। थका हुआ थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के एक सुदूर गांव में पहुंचता है। वहां का सराय बंजारों से घिरा हुआ होता है। जैसे ही थॉमस आगे बढ़ता है एक लंबा काली दाढ़ी वाला आदमी उसकी रूह को झकझोरने वाली नजरों से देखता है और एक तीखी हंसी हंसता है जिसे देखकर पूरा कैंप हंसने लगता है। डरते हुए थॉमस सराय के मालिक से काउंट ओरलॉक के किले तक जाने के लिए रास्ता पूछता है। ये सुनते ही सराय के मालिक का चेहरा खौफ से सफेद पड़ जाता है। चेतावनी देते हैं, चले जाओ, अपने देश वापस लौट जाओ। थॉमस एक रात वहीं रुकने का फैसला करता है। सराय के मालिक की पत्नी थॉमस को एक कमरे में ले जाती है। वह थॉमस के हाथ में लकड़ी का एक क्रॉस थमाती है और उसको एक खौफनाक चेतावनी देती है कि उसकी परछाई से बचकर रहना, प्रार्थना करो। थॉमस थोड़ा घबराता है और सोने की कोशिश करता है। जानवरों की अजीब और डरावनी आवाजों से थॉमस की आंख खुलती है। वह देखता है कि जलती हुई मशालों के साथ लोगों का एक हुजूम पास के जंगलों की तरफ जा रहा है। छिपते छिपाते थॉमस उनका पीछा करता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। बंजारे एक पूरी तरह से नग्न लड़की को कहीं ले जा रहे हैं जो सफेद घोड़े पर सवार है।
वे लोग एक कब्र को खोदकर एक सड़ रही लाश को बाहर निकालते हैं। वही लंबी दाढ़ी वाला बंजारा आगे आता है और एक लोहे का खूंटा उठाकर उस लाश के पेट के ठीक बीच में मारता है। डर के मारे थॉमस के मुंह से जोर से निकल जाता है, नहीं, भगवान के लिए रुक जाओ। वह दाढ़ी वाला आदमी झटके से अपना सिर घुमाता है और अपनी आंखें सीधे थॉमस पर गड़ा देता है। थॉमस नींद से झटके से उठ जाता है। यह एक बुरा सपना था। थॉमस बाहर आके देखता है, पूरा गांव खाली होता है, वहां कोई इंसान नहीं होता। थॉमस डरते हुए आगे की यात्रा शुरू करता है। वह जंगलों से होकर एक सुनसान और डरावनी सड़क पर अकेले चल रहा होता है। तभी अचानक घने कोहरे को चीरते हुए एक काली बग्घी थॉमस के सामने आकर रुकती है। उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। थॉमस डरते हुए उस बग्घी में बैठ जाता है। वह बग्घी हवा की रफ्तार से दौड़ने लगती है। थॉमस को डर तो लग रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार बग्घी ऑरलॉक के किले के सामने रुकती है, जो पहाड़ की चोटी पर है। जैसे ही थॉमस कदम रखता है, किले का भारी लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। थॉमस डरते हुए अंदर जाने लगता है। सामने काउंट ऑरलॉक होता है। ऑरलॉक की आवाज किसी भूत जैसी है। वह कहता है, सटर। आने में देर कर दी। ऑरलॉक थॉमस को भोजन कक्ष में ले जाता है। वहां आग सुलग रही है, लेकिन कमरे में कोई गर्माहट नहीं है। ऑरलॉक तुरंत काम शुरू करने को कहता है। थॉमस टेबल पर बैठता है और काम शुरू करता है। वह विस्बर्ग के ग्रूनेवॉल्ड मैनर के दस्तावेज बाहर निकालता है। जैसे ही ऑरलॉक कागजात देखता है, उसकी नजर थॉमस के लॉकेट पर पड़ती है, जिसमें एलन के काले बाल और उसकी तस्वीर है। ऑरलॉक उस लॉकेट को ले लेता है और उसकी आंखों में एक अजीब भूखी हवस दिखाई देती है। काम खत्म हो चुका है। थॉमस निकलने के लिए कहता है, पर वो उसे आज रुकने का हुक्म देता है। उसी रात थॉमस को कमरे में नींद आ जाती है और वह सो जाता है। अगले दिन जब थॉमस उठता है तो वह अपने सीने पर दांतों के गड्ढे हुए निशान पाता है। वह वहां से तुरंत निकलना चाहता है। वह भागता है, पर सारे दरवाजे बंद पाता है। फिर वो एक दरवाजा तोड़ता है। वह डरते हुए आगे बढ़ता है। वह देखता है कि वहां कोई एक संदूक रखा हुआ है। वह उसे डरते हुए खोलता है। वह देख के डर जाता है। ऑरलॉक बिल्कुल सीधा, बिना सांस लिए अपनी आंखें खोलकर मरा हुआ सा लेटा है। थॉमस समझ जाता है कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि साक्षात शैतान है। वह उसे कुदाल से मारता है, लेकिन ऑरलॉक जागकर उठ खड़ा होता है। थॉमस जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन वो पकड़ लिया जाता है। उसी समय सैकड़ों मील दूर विस्बर्ग में एलन नींद में चीखते हुए उठ बैठती है। वह फ्रेडरिक और अन्ना को बताती है कि थॉमस बहुत बड़े खतरे में है। उधर वो राक्षस थॉमस का खून पी रहा होता है। जब थॉमस जागता है तो उसके सीने पर खून लगा होता है और कुत्ते उस पर भौंकते हुए दौड़ाते हैं। वह वहां से भागता है और ऊंचाई से एक नदी में गिर जाता है। सीन बदलता है। उसका दोस्त उसकी पत्नी को बताता है कि उसकी कोई खबर नहीं है। यह सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे द्वारा पड़ता है। वह पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को एक मरीज मिलता है। वह कोई और नहीं बल्कि थॉमस का मालिक है, जो पूरी तरह ऑरलॉक के वश में है। वह बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। वह कबूतर को कच्चा ही खाने लगता है। वो उसे नहीं रोकते हैं। वह उन्हें बताता है कि हमारे मालिक आ रहे हैं, यहाँ होगी तबाही और तुम सब मारे जाओगे। उधर उसकी पत्नी को हर दिन द्वारा पड़ रहा है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही होती है। सीन बदलता है। जंगल में एक लड़की लकड़ी इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसकी नजर थॉमस पर पड़ती है। वो उसे अपने गांव लाती है और उस पे मंत्रों के जाप करते हैं। वह एक झटके से उठता है। वह उसे बताती है कि वह एक काला जादूगर हुआ करता था। शैतान ने उसकी आत्मा को संजोए रखा था ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। थॉमस कहता है कि वो एलन के पीछे जा रहा है, मुझे जाना होगा। वो तुरंत घर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ एक समुद्री जहाज विस्बर्ग की तरफ रवाना हो रहा है, जिसके तहखाने में काउंट ऑरलॉक और मौत का साया सवार है। डेमेटर जहाज काले समंदर की लहरों को चीरता हुआ विस्बर्ग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस जहाज पर सफर करने वालों को अंदाजा भी नहीं है कि वे मौत के सौदागर को अपने साथ ले जा रहे हैं। सफर के शुरुआती कुछ दिनों में ही जहाज के चालक दल के सदस्य एक एक करके गायब होने लगते हैं। रात के सन्नाटे में जब कोई पहरेदार डेक पर अकेला होता है तो उसे चूहों की फौज और एक बेहद लंबी डरावनी परछाई दिखाई देती है। इसके बाद वह इंसान कभी नहीं मिलता। जहाज के कप्तान को समझ आ जाता है कि उनके बीच कोई अदृश्य मौत छिपी है। डेमेटर जहाज विस्बर्ग के बंदरगाह पर पहुंचता है। जहाज पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। जैसे ही जहाज का लंगर गिरता है, जहाज के तहखाने से हजारों काले चूहे निकलकर विस्बर्ग की सड़कों पर फैल जाते हैं। पागल खाने में बंद हेरनॉक चिल्लाता है, मालिक आ गए हैं। कुछ देर बाद वो गिरा हुआ होता है। एक गार्ड उसकी मदद करते हुए उसका हाथ खोल देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो गार्ड को दबोच लेता है और उसे कच्चा चबा जाता है। अब वह आजाद हो चुका होता है और अपने मालिक के पास भागता है। वो ऑरलॉक के उस संदूक को लेकर सीधे उसके नए ठिकाने पर ग्रूनेवॉल्ड मैनर की तरफ बढ़ता है, जो एलन के घर के ठीक सामने है। अब विस्बर्ग में कयामत की शुरुआत होती है। चूहों के कारण पूरे शहर में एक रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी फैल जाती है। लोग तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। हर सुबह गलियों से लाशों के ढेर उठाए जाते हैं। पूरा शहर खौफ के साये में जीने को मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ थॉमस घर आता है। वह इतना कमजोर हो चुका होता है कि घोड़े पर से गिर जाता है। एलन दौड़ते हुए आती है और उसे कमरे में ले जाती है।
थॉमस उसे बताता है कि तुम्हारा लॉकेट उसके पास है। एलन अपने पति को पाकर थोड़ा खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों की है। थॉमस बदला हुआ लगता है। एक रात जब दोनों सो रहे होते हैं, तब थॉमस एलन को दूर हो जाने को कहता है। इसी बीच एलन हर रात अपनी खिड़की से सामने वाले खंडहर ग्रोनेवॉल्ड मैनर को देखती है। उसे महसूस होता है कि उस पार अंधेरे में खड़ी दो आंखें उसे लगातार घूर रही हैं। वह समझ जाती है कि यह वही साया है जो बचपन से उसके सपनों में आता था, और ये सब जो हो रहा है वही सब कर रहा है। एलन को अब हकीकत का एहसास हो जाता है कि अपने पति और पूरे शहर को इस मौत के जाल से बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी। एलन को पता चलता है कि अगर कोई पवित्र और साफ दिल वाली औरत इस वैम्पायर को अपनी खूबसूरती से रिझाकर सुबह की पहली किरण तक अपने पास रोक कर रखे, तो सूरज की रोशनी उस शैतान को भस्म कर देगी। वह रात के सन्नाटे में अपनी खिड़की खोलकर उस परछाई को अंदर बुलाती है। आधी रात को काउंट और लॉक बिना कोई आवाज किए एलन के कमरे में दाखिल होता है। उसका खौफनाक चेहरा और लंबे नाखून देखकर एलन की रूह कांप जाती है, लेकिन वह अपने डर को छुपा लेती है। और लॉक उसके बिस्तर के पास आता है और अपनी सम्मोहन शक्तियों से एलन को वश में कर लेता है। वह झुकता है और एलन की सीने पर अपने नुकीले दांत गड़ा देता है। एलन दर्द से तड़पती है, लेकिन वह ऑरलॉक को खुद से दूर नहीं होने देती। ऑरलॉक एलन का खून चूसने के नशे में इतना डूब जाता है कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। तभी कमरे की खिड़की से सुबह की पहली लाल किरण अंदर आती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही काउंट ऑरलॉक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तड़पने लगता है। वह दर्द से चीखता हुआ एक सूखी लकड़ी बन जाता है। अब हमेशा के लिए उस शैतान से मुक्ति मिल जाती है। तभी थॉमस भागता हुआ एलन के बिस्तर के पास आता है। एलन आखिरी बार थॉमस को देखती है, मुस्कुराती है और थॉमस की बाहों में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती है। थॉमस का रोना पूरे कमरे में गूंज उठता है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।